अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी मर्द जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा स्टोरी किस बारे में। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, लास्ट तक सुनिएगा। और स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आस पास सार बात लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती हैं। अब डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इमदाद भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम जमील खान है और मैं बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार सड़क पर ट्रक चलाने वाला एक आम सा ड्राइवर हूं। ट्रक चलाना पेशा है, लेकिन ये पेशा हमेशा आसान नहीं होता। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और खौफनाक रात के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वो रात थी जब मैं कराची से ग्वादर एक कीमती सामान लेकर जा रहा था। सामान के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि बहुत अहम है और मुझे इसे वक्त पर पहुंचाना था। कंपनी के मालिक ने सख्ती से कहा था किसी भी हालत में रास्ते में ज्यादा देर ना रुकना। शाम के करीब मैं कराची से रवाना हुआ। सड़क पर गाड़ियां चल रही थी और माहौल आम सा था। मैंने ट्रक का इंजन चेक किया, टायर देखे और अपने मामूल की तैयारी मुकम्मल की। रास्ते में वक्त गुजारने के लिए रेडियो ऑन कर लिया। शहर के अंदर की रोशनियां धीरे धीरे पीछे रह गई और मैं हाईवे पर आ गया। हाईवे पर सफर करने का अपना मजा, लेकिन रात के वक्त ये सुनसान और खौफनाक लगती है। शाम का वक्त गुजर चुका था और अब अंधेरा बढ़ने लगा था। मैंने एक चाय के होटल पर रुककर अपनी थकन दूर की। ये छोटा सा होटल था जहां चंद और ड्राइवर भी थे। किसी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने जवाब दिया ग्वादर, कीमती सामान लेकर। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, रात के वक्त बलूचिस्तान के सुनसान रास्तों पर मोहतात रहना, वहां हर चीज नजर आने वाली नहीं होती। मैंने ये बात मजाक में ली और आगे बढ़ गया। रात का दूसरा पहर था। मैं एक वीरान इलाके से गुजर रहा था। रास्ते में दूर तक न कोई गाड़ी थी और ना कोई आबादी। अचानक मेरे सामने सड़क के बीचों बीच एक बड़ी और अजीब सी चीज दिखाई थी। वो इतना बड़ी थी कि मैं इसे नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता था, और वो बिल्कुल सड़क के दरमियान में थी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं उसको हटाने के लिए आगे बढ़ा, मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे बहुत करीब चल रहा। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो, और जब मैंने दोबारा उस तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। अब वहां पे कुछ भी नहीं था। मैं खौफजदा होकर वापस ट्रक में बैठ गया। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। अब मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद कपड़ों में थी और उसके हाथ में एक थैला था। उसने हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मेरा दिल किया कि रुककर पूछूं कि इसे कहाँ जाना है, लेकिन फिर ख्याल आया कि रात के वक्त इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं होगा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे शीशे में दिखाई दिया कि वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी है और मेरे ट्रक को घूर रही है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने फौरन नजरें हटा ली। सोचा शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। रास्ता मजीद सुनसान होता जा रहा था। कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे लगा मेरे ट्रक के पीछे कुछ हरकत हो रही है, जैसे कोई सामान के दरमियान चल रहा हो। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें बढ़ती गई। मैंने हिम्मत करके ट्रक रोका और नीचे उतरा। मैंने ट्रक के दरवाजे खोलकर सामान जायजा लिया, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन एक बात अजीब थी, सामान के बीच एक थैला पड़ा हुआ था जो मैंने पहले नहीं देखा था। उस टाइम मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है।
जैसे ही मैं वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा, मुझे विंडो शेड के ऊपर कोई साया सा हरकत करता हुआ दिखाई दिया। मैंने जल्दी से ट्रक बंद किया और आगे बढ़ा। मैंने ट्रक को दोबारा चलाना शुरू किया, लेकिन अब मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर हट चुका था। अचानक एक जगह ऐसा महसूस हुआ जैसे रास्ता खत्म हो गया हो। सड़क धुंध से भर गई और मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। मैंने ट्रक रोका और सड़क का जायजा लेने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही मैं नीचे उतरा, धुंध के बीच से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। वो आवाज इतनी करीब थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रोशनी की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। धुंध के दरमियान मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ट्रक के पीछे से झांक रहा है। मैंने हिम्मत की कि पीछे जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मुझे ट्रक की विंडशीट पर हाथ के निशान नजर आए। वो निशान किसी बच्चे के हाथों के थे और वो अंदर की तरफ से बने हुए थे। मैं विंडो शीट पर बने उन हाथों के निशान को हैरत से देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये निशान अंदर की तरफ कैसे बने। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद ये मेरी हाथों के निशान हों जो गलती से रह गए हों, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो निशान छोटे थे। धुंध ने रास्ता मुकम्मल छुपा दिया था। मैंने फैसला किया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक होगा, इसलिए मैंने ट्रक दोबारा चलाना शुरू किया। धुंध के बीच मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा है। कभी वो साए की सूरत में दाएं तरफ नजर आता, कभी बाएं तरफ। मैंने अपनी नजरें रास्ते पर जमाए रखी। गिल खौफ मेरे दिल से जगह बना चुका था, इसलिए धुंध के बीच से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के कराहने की थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि समझना मुश्किल था, लेकिन वो सीधा मेरे दिल में उतर गई। मैंने हिम्मत जमा की और आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं धुंध में आगे बढ़ा, मुझे जमीन पर किसी के पांव के निशान दिखाई दिए जो आगे की तरफ जा रहे थे। पांव के निशानात को देखते हुए मैं चंद कदम आगे बढ़ा कि अचानक मेरे पीछे से तेज हवा का झोंका आया। वो हवा इतनी सर्द थी कि मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। अभी मैं मजीद आगे बढ़ता कि मुझे किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई चल के मेरे पास आ रहा है। कदमों की आवाज अब मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उनके अंदर से हल्की हल्की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई बहुत से लोग के साथ धीमी सरगोशी कर रहा हो। मैंने अचानक पीछे मुड़ के देखा और फिर धुंध के बीच एक साया नमूदार हुआ और इसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई आम इंसान का साया नहीं था। ये लंबा, दुबला, पतला और अजीब तरह से झुका हुआ था। वो साया ट्रक के करीब आ रहा था, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार गैर मामूली तौर पर सुस्त थी। मैंने अपने कदम मजबूत से जमीन पर जमाए और ऊंची आवाज में कहा, कौन है? लेकिन आवाज जैसे हवा में ही गुम हो गई। जवाब में एक जोरदार शोर पैदा हुआ, जैसे कई पत्थर आपस में टकरा रहे हो। मेरे दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे मेरे सांसें रुकने वाली हों। साया अब भी साफ नजर आ रहा था। उसकी शक्ल इंसानी थी, लेकिन उसकी अज़ा अजीब अंदाज में मुड़े हुए थे। धुंध के बीच खड़ा था। वो साया बिल्कुल साकित था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मेरे दिल को दहला रहा था। मैंने उससे नजरें चुराते हुए वापस ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम भारी हो गए थे, जैसे किसी ने इन्हें जमीन से बांध दिया। कई लम्हों के बाद मैंने किसी तरह खुद को संभाला, आयतुल कुर्सी पड़ी और ट्रक की तरफ दौड़ा। जैसे मैं ट्रक के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि ट्रक हिल रहा है, जैसे कोई अंदर से इसे धक्का दे रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। सामान अपनी जगह पर था, लेकिन ट्रक खुद ब खुद बंद हो चुका था। जैसे ही वो साया ट्रक के करीब पहुंचा, मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल रहा था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ना हुआ। ट्रक की हलचल रुकने के बाद मैंने जैसे ही सुकून का सांस लिया, अचानक ट्रक की छत पर जोरदार दस्तक की आवाज आई।
ये इतनी जोरदार और गैर मुतवक्का थी कि मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया और फिर फौरन ही दरवाजे के शीशे पर एक और दस्तक हुई। इस बार ये आवाज ज्यादा करीब और वाज़िया थी। मेरा हाथ कांपते हुए दरवाजे के लॉक पर गया, लेकिन मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की और दुआ पढ़ने लगा। इन दस्तकों के बाद ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई और उसी खामोशी में हवा के साथ सरगोशी की आवाज आने लगी। ये आवाज किसी धीमी बातचीत की तरह थी, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। वो आवाज कभी जोर पकड़ती, कभी मध्यम हो जाती, जैसे कोई मेरे करीब आकर कुछ कह रहा हो और फिर दूर जा रहा हो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पहले ही बंद था। ये आवाजें कहीं और से आ रही थी। मैंने विंडशीट पर नजर दौड़ाई और मेरी सांस रुक गई। शीशे पर एक धुंधली सी शक्ल नजर आ रही थी, जैसे कोई औरत हो जिसके बाल बिखरे हुए हों। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता वाज़िह हो रही थी। मैंने फौरन अपनी नजरें हटाई और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जैसे कसम खा ली थी कि स्टार्ट नहीं होना। फिर आवाज और सरगोशियां रुक गईं, लेकिन धुंध में किसी कदमों की आवाज सुनाई दी और आवाज आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के करीब आ रही थी। मैंने आखिरी बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक चल पड़ा और मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया, लेकिन ट्रक के अंदर कुछ अजीब होने लगा। दरवाजे के हैंडल खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई इन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। शीशे के पीछे से मुझे कुछ धुंधले चेहरे नजर आए, लेकिन जैसे ही मैं उनके तरफ देखता वो गायब हो जाते। ट्रक के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी हर लम्हा ज्यादा होती जा रही थी। दरवाजे के हैंडल की खड़खड़ाहट बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद माहौल में एक अजीब खामोशी छा गई। ये वो खामोशी थी जो मेरे खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। इस खामोशी में अचानक एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहीं दूर से शुरू हुई, लेकिन हर लम्हा करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत थका हुआ या जख्मी हो और भारी सांस ले रहा हो। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन ना तो कोई साया था और ना कोई हरकत। मेरी नजरें रियर व्यू मिरर पर पड़ी। वहां कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन एक अनजानी सी बेचैनी मेरे दिल को जकड़ रही थी, जैसे मिरर के पीछे कुछ था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने पर मजबूर कर रहा। उसी लम्हे रेडियो पर पहले तो अजीब सी आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो। आवाज बहुत मध्यम थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे सुनने की कोशिश करता वो तेज होने लगी। फिर अचानक आवाजें खत्म हो गई और एक गहरी भारी आवाज सुनाई थी, तुम मुझे छोड़कर आ गए हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जुमला इतना वाज़िह था कि मैं काम किया। आवाज निहायत सर्द और भारी थी, जैसे कोई मशीन या कोई बेजान चीज बात कर रही हो। मैंने फौरन इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहा था। इसकी आवाज खुद तेज होती जा रही थी और वही जुमला बार बार दोहराने लगा। हर बार आवाज ज्यादा तेज और ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी, जैसे वो आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही हो। रेडियो की आवाज के साथ ही ट्रक की हेडलाइट भी अजीब हरकत करने लगी। रोशनी कभी झपकती, कभी बंद हो जाती और कभी धुंध के अंदर ऐसे बिखरती कि हर तरफ फैल जाती। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था अब और किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही थी। फिर ट्रक के अंदर एक अजीब बू फैलने लगी। ये बू ऐसी थी जैसे नम लकड़ी या किसी पुरानी जगह से आ रही हो, लेकिन उसके साथ एक धुआं सा भी महसूस हो रहा था। ये बू रफ्ता रफ्ता शिद्दत इख्तियार करती गई और मुझे लगा जैसे ये बू मेरी जल्द के अंदर उतर रही हो। मैंने नाक को ढांप लिया, लेकिन वो बू इतनी तेज थी कि मेरे दिमाग को झंझोड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर ही कुछ जल रहा हो, लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा तो कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उस बू की वजह से बनती हो। बू के साथ साथ ट्रक के अचानक एक जोरदार झटका लगा, लेकिन झटके का सबब ना तो सड़क पर कोई गड़ा था और ना कोई रुकावट। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से ट्रक को जबरदस्ती धक्का दिया हो।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा लेकिन पीछे कुछ नजर नहीं आया। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज मेरी नजर से बचकर ट्रक के करीब आ रही। ट्रक ने फिर एक जोरदार झटका लिया और इस बार मैं अपनी सीट पर उछल सा गया। उस झटके में इतनी शिद्दत थी, ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी चीज में फंस गया हो या जैसे उसके नीचे कोई बड़ी रुकावट आ गई हो। लेकिन हकीकत में कुछ नहीं था। मैं फौरन ब्रेक लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम नहीं हो रही थी और वो जैसे खुद ब खुद सड़क पर चल रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कन रुकी और मैंने फौरन स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत की। मेरे सामने ट्रक के दोनों तरफ दरख्तों का जाल सा फैल चुका था, लेकिन ना उनकी कोई शक्ल वाज़ेह थी और ना ही उनकी मौजूदगी का कोई सही पता चल रहा था। जैसे ही मैंने सड़क पर नजर दौड़ाई, मुझे ऐसा लगा कि दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, जैसे वो मेरे करीब आ रहे हों। उस वक्त ट्रक ने एक और जोरदार झटका लिया और इस बार फिर इस हद तक शदीद था कि मेरा पूरा जिस्म हिलकर रह गया। मैंने अब आयतुल कुर्सी और दुआएं पढ़नी शुरू कर दी कि शायद मैं इस मुश्किल से निकल सकूं। लेकिन थोड़ा आगे जाकर फिर वही अजीब सी धुंध आ गई, जो पहले आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी, अब अचानक उसने अपने घेरे को तंग कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर रोशनी और धुंध की आपस में जंग हो। जैसे ही हेडलाइट की रोशनी सामने आती, धुंध उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती, और जब हेडलाइट मध्यम हो जाती, धुंध इतनी तेज और गहरी हो जाती कि मेरी नजर की विजिबिलिटी जीरो हो जाती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक कला में फंस चुका हूं जहां कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई और वो खौफ सिर्फ धुंध की वजह से नहीं था, बल्कि इस एहसास की वजह से था कि मैं किसी गैर मरी कुव्वत के जेरे असर आ चुका था। ट्रक की हेडलाइट और सड़क की रोशनी और धुंध में फंसकर कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता अब मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। मैंने एक आखिरी बार सड़क की दोनों तरफ दरख्तों पर नजर डाली, लेकिन वो दरख्त भी अब इस धुंध में गायब हो चुके थे। अब ट्रक की रफ्तार में कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे ट्रक ही मुझे कहीं ले जा रहा हो। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और उस पर गिरफ्त मजबूत की, लेकिन फौरन ही एक सर्द हवा का झोंका मेरी गर्दन के पीछे से आया और मेरी आंखों में एक धुंधली सी तस्वीर उभरी। मैंने फौरन अपनी नजरें हटा ली, लेकिन वो तस्वीर कुछ लम्हों तक मेरी आंखों के सामने रह गई। अचानक सड़क के सामने एक तेज रोशनी उभरी। ये रोशनी सीधी ट्रक की तरफ आ रही थी। मुझे लगा शायद कोई गाड़ी आ रही है सामने से। मैंने हॉर्न भी दिया, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी नजरें इस रोशनी पर टिका ली, लेकिन वो लम्हे भर में गायब हो चुकी थी। मैं हैरान था कि ये क्या हुआ है, क्योंकि वो रोशनी बिल्कुल किसी गाड़ी की हेडलाइट की तरह लग रही। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरे जहन में हजारों ख्यालात दौड़ने लगे। ट्रक की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही थी और मैं ट्रक पर नजर रखे हुए अचानक फिर से एक जोरदार झटका लगा, जैसे कि ट्रक का कोई पहिया रगड़ रहा हो या सड़क पर कुछ आ गया हो। और मैंने ब्रेक लगाया, मगर ट्रक रुकने की बजाय तेज रफ्तार से दौड़ता गया। मैंने फौरन स्टीयरिंग व्हील को थामा और ट्रक को सीधा रखने की कोशिश की। सड़क पर कुछ खास नजर नहीं आया और मैं सोचने लगा कि कहीं सड़क पर कोई खराबी तो नहीं आई। मैंने फिर ट्रक की लाइट्स में गौर से चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन एक लम्हा आया जब मुझे लगा कि सड़क पर कुछ बदला हुआ रास्ता है, जैसे कोई मुश्किल मोड़ आ रहा। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली सामने नहीं आई। चंद किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने एक अजीब बात नोटिस की। सड़क पर अलामात जैसे साइन बोर्ड या लाइट्स वगैरह होती, वो गायब हो चुकी थी, जैसे किसी ने इनको हटा दिया हो। फिर मुझे ख्याल आया कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। जीपीएस भी सही रास्ता दिखा रहा था,
لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ صرف میری تھکاوٹ کا نتیجہ ہے، کیونکہ کئی گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیو کے بعد ذہنی طور پر تھک جانا معمول کی بات ہے۔ لیکن پھر ایک اور بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ سڑک کا منظر بدل رہا تھا اور یہی بات مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ میں نے ٹرک کی رفتار اور زیادہ کم کی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے ایک نظر اپنے پیچھے ڈالی اور ٹرک کے عقب میں سڑک پر ایک دھند سی چھا گئی۔ وہ دھند آہستہ آہستہ میرے سامنے آ رہی تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی رفتار مزید کم کروں تاکہ سڑک پر کسی قسم کا حادثہ نہ ہو۔ دھند جتنی قریب آ رہی تھی اتنی ہی زیادہ میری نظر دھندلا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے سڑک کا سرا کہیں گم ہو گیا ہو۔ پھر میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی کھڑکی کو نیچے کیا تاکہ صاف ہوا ملے، لیکن ساتھ ہی دھند بھی بڑھ رہی تھی۔ یہ احساس واقعی پریشان کن تھا۔ میں نے ٹرک کو روکنے کی کوشش کی، لیکن دھند میں شدت کی وجہ سے مجھے صحیح طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک کی لکیریں بھی دھند کے پیچھے چھپی ہوئی محسوس ہو رہی۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا جب ٹرک کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے فوراً آئینے میں چیک کیا اور ہر طرف سکون تھا، جیسے کوئی موجود نہیں۔ لیکن پھر ایک آواز سنائی تھی جو میرے پیچھے سے آئی تھی۔ یہ آواز بالکل واضح تھی، جیسے کوئی آدمی آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا ہو۔ لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے فوراً سڑک پر مزید نظر دوڑائی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر پھر بھی وہ آواز واضح تھی۔ ایک اور عجیب بات یہ ہوئی کہ ٹرک کی ہیڈ لائٹس اچانک مدھم ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا لائٹ پھر سے روشن ہو گئی، مگر اس بار اس کی روشنی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ٹرک کی ہیڈ لائٹ کو چیک کیا اور صحیح کام کر رہی تھی۔ پھر بھی یہ عجیب تھا کہ وہ لائٹ کیوں مدھم ہوئی۔ اس دوران سڑک پر چمکدار لائٹس روشن نقطے دکھائی دینے لگے، لیکن وہ کچھ لمحوں کے بعد غائب ہو گئے۔ میرے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی اور میں نے فوراً اپنی رفتار کم کر دی، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سڑک پر کچھ غیر معمولی ہے۔ میرے ذہن میں اتنی بے چینی تھی کہ میں سوچ رہا تھا شاید میری تھکاوٹ کی وجہ سے سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ لیکن پھر اچانک ٹرک کے اندر سے ایک آواز آئی، جیسے کسی نے ٹرک کی چھت پر کچھ مارا ہو۔ یہ آواز بہت واضح اور خوفناک تھی، جیسے کوئی بڑی چیز چھت کو چھو کر گزر گئی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آواز دوبارہ آئی۔ یہ اتنی واضح تھی کہ میں نے فوری طور پر ٹرک روک دیا۔ دل میں بے چینی کا احساس اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے پھر آہستہ آہستہ ٹرک کی چابی نکالی اور باہر کی طرف جھانکا۔ ہر طرف سناٹا تھا، آسمان صاف تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے دوبارہ ٹرک کو چلایا اور آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ دوران ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ لائٹ کی شدت اچانک بڑھ گئی اور سڑک کا منظر اتنا واضح ہو گیا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے مجھے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جو پہلے نہیں دیکھا۔ ہر چیز چمک رہی تھی اور سڑک کی لکیریں بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پھر سڑک پر نظر ڈالی اور وہی عجیب قسم کی آوازیں دوبارہ آئیں۔ اس بار وہ آواز ایک دھیرے قدموں کی طرح سنائی دی، جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے ٹرک کی رفتار مزید بڑھائی تاکہ اس احساس سے نکل سکوں۔ ٹرک کی رفتار معمول پر تھی اور میں اپنی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا ٹرک کے اندر داخل ہوا۔ یہ سرد ہوا اتنی اچانک تھی کہ میں نے فوراً کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن وہ ہوا پھر بھی میرے گردن تک پہنچی۔ یہ ہوا بڑی عجیب تھی۔ ٹرک کے اندر کا ماحول پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ٹرک کے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح سے چیک کیے کہ کہیں کھلی تو نہیں، مگر سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے ٹرک کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی تاکہ یہ سب بھول کر آگے بڑھ سکوں، لیکن اچانک
انجن کی آواز میں ایک عجیب سا چینج آیا۔ انجن پہلے کی طرح ہموار نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس میں گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف یہ خیال آ رہا تھا، کہیں انجن کی کچھ خرابی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے فوراً ٹرک کو ایک طرف روکا اور انجن کو چیک کرنے کے لیے نیچے اترا، مگر انجن بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے اپنی نظریں ٹرک کے ہر چیز پر ڈالی، لیکن کسی قسم کی خرابی نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے ٹرک دوبارہ چلایا اور اس کی آواز بہتر ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ دل میں کہیں نہ کہیں خوف بڑھ رہا تھا۔ میں نے پھر ایک گہری سانس لی، لیکن دل میں ایک شک تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں مزید آگے بڑھا تو اچانک سڑک کے کنارے ایک غیر معمولی روشنی دیکھنے کو ملی۔ یہ روشنی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی طرح نہیں تھی، بلکہ جیسے کچھ چمکدار چیز سڑک کے کنارے پڑی۔ یہ روشنی اتنی عجیب تھی کہ میں نے فوراً ٹرک کی رفتار کم کی، لیکن جب میں اس روشنی کے قریب پہنچا تو وہ اچانک غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ میرے دماغ میں الجھن پیدا کر رہا تھا، اور میں نے پھر سوچا یہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی نظر کا دھوکہ دہی سمجھ کر آگے بڑھنا مناسب سمجھا۔ ٹرک کی رفتار بڑھاتے ہوئے میں نے ایک عجیب سی گھٹن کو محسوس کیا۔ یہ ایسی گھٹن تھی جو صرف اندر سے محسوس ہو رہی تھی، جیسے پورا ماحول بھاری ہو گیا۔ ٹرک کا دروازہ اور کھڑکیاں سب کچھ ٹھیک تھے، لیکن پھر بھی ایسا لگا جیسے ہوا میں کچھ دباؤ ہو۔ میں نے ٹرک کی تیز رفتاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ دل میں ایک خوف کا بیج تھا جو ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ میں دل میں دعائیں پڑھ رہا تھا۔ میں اپنی منزل کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک ٹرک کے اندر سے ایک دھیمی سی آواز آئی۔ یہ آواز کسی انسان کی آواز نہیں تھی، بلکہ جیسے کہ کوئی سرگوشی کر رہا ہو، بہت ہی دھیرے سے۔ میں نے فوراً اس آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ آواز اور بھی واضح ہوتی گئی، جیسے وہ سرگوشیوں میں کانوں کے قریب آ رہی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں فوراً ٹرک کے روک کر باہر نکل آیا تاکہ سانس لے سکوں۔ باہر کا ماحول بہت خاموش تھا اور کہیں بھی کسی کی موجودگی کا احساس نہیں تھا، لیکن وہ آوازیں کہیں سے آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کھلی فضا میں سانس لیا تو مجھے تھوڑا بہتر لگنے لگا، اور میں پھر سے ٹرک میں بیٹھ کر آگے بڑھا۔ ٹرک چلانے کے دوران میں نے تھوڑا دور سے سڑک کے کنارے درختوں کو دیکھا جو کسی عجیب انداز میں ہل رہے تھے۔ یہ بہت غیر معمولی تھا کیونکہ ان درختوں کے پتے بہت کم ہل رہے تھے، لیکن ان کی شاخوں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ حرکت کر رہے ہوں۔ جب میں قریب پہنچا تو درختوں کی حرکت رک گئی اور سب کچھ بالکل ساکت۔ اس لمحے میں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طاقت مجھ سے کھیل رہی ہو، جو ہر لمحہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب میں ایک پل سے گزر رہا تھا، میں نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی میرے ٹرک کے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے فوری طور پر پل کے آخر تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن جب پل کے کونے کے قریب پہنچا، میں نے پل کے نیچے سیاہ دھند کے سائے کی شکل دیکھی۔ یہ دھند نہایت تیز تھی اور وہ سائے بالکل کسی انسان کی شکل میں تھے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سائے میرے پیچھے آ رہے ہوں، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے اندر کی بے چینی اس لمحے اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگا شاید مجھے اندھیرے میں ایسا فیل ہوا، مگر پھر بھی دل میں ایک خوف تھا کہ شاید وہ سائے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ خوف تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ راستے میں مزید سفر کرتے ہوئے اچانک ٹرک کی رفتار میں کمی آنے لگی۔ جبکہ میں نے غور کیا تو انجن کی رفتار بالکل معمول کے مطابق تھی، لیکن پھر بھی سڑک سست ہو رہی تھی۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ میرے دماغ میں ہر قسم کی فکر تھی، کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی۔ یہ رفتار میں کمی ایسی تھی جیسے کسی کوئی ٹرک کو روکنے کی کوشش کر رہا۔ دل میں ایک شدید خوف نے جگہ بنا لی تھی۔ یہ سب اس قدر پراسرار تھا کہ میں نے ٹرک کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، اور اس بار وہ آہستہ آہستہ دوبارہ معمول کی رفتار پر آ گیا، لیکن دل میں وہ خوف ابھی تک تھا۔ آخرکار میں اپنے سفر کے قریب پہنچ رہا تھا۔ مزید منزل بہت قریب تھی اور میں نے ایک آخری بار سڑک کے کنارے دیکھا۔ یہ منظر بالکل بدل چکا تھا۔
सड़क के दोनों तरफ कुछ परछाई सी थी, जैसे दरख्तों की शक्ल में कुछ नजर आ रहा हो। अब मैं मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो चुका था। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन रास्ते के हर मोड़ पर अजीब सी आवाजें और साए दिखाई देते रहे। ग्वादर पहुंचने तक मैंने कई बार ही महसूस किया जैसे कोई मेरे साथ है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं ग्वादर पहुंचा और सामान उतारा, मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। वहां के मुकामी लोगों ने बताया कि वो रास्ता काफी बदनाम है और वहां पहले भी कई ड्राइवरों के साथ कुछ अजीब वाकयात हो चुके हैं। उस रात के बाद मैंने कभी इस रास्ते पर अकेले सफर नहीं किया। अंदर का खौफ दबाने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हे जब मैं सड़क के किनारे साए देख रहा था वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छुप गए। वो खौफ जो सड़क के किनारे छुपे हुए साए में था वो अब तक मेरे साथ है। जब मैं सामान उतारने के लिए नीचे उतरा, मुझे ऐसा लगा कि सारी रात के वाकयात मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन वो खौफ, वो एहसास कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी जब रात को सड़कों पर सफर करता हूँ, वो पुरस्कार वाकया, वो साए, वो आवाजें, वो सब कुछ मुझे घेरे रखते हैं। जैसे वो सब वाकयात एक साया बनकर मेरी जिंदगी में हिस्सा बन चुके थे। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैंने ये कहानी बेहतर मुख्तसर करके बयान की है। बहुत कुछ ऐसा नहीं बताया क्योंकि लोग यकीन नहीं करते, लेकिन यकीन सिर्फ इसे ही आता है जिसके साथ ऐसा हुआ। ये कहानी जरूर शेयर कीजिएगा बेटा, इंतजार रहेगा। रूस वाले वाक़े के साथ मेरे अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हुआ कि अब मैं खूबसूरत मनाज़र की तस्वीर बिल्कुल नहीं लेता था। अब मैं माकूफुल फितरत, सरगर्मियों और मखलूक़ात के बारे में मालूमात हासिल करने लगा था। उन मखलूक़ात को समझने का शौक़ मेरे अंदर जाग चुका था। खैर, मैं ख़ास बुजुर्ग की शागिर्दगी में भी था और बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा सीख लिया। कहानी कुछ यूँ है कि दिवसाई जैसी खूबसूरत जगह पर एक डायन का बसेरा। मैं उस तलाश में निकल पड़ा कि उस बारे में ज़रूर इसे देखूंगा। एक बात याद रखें, जो इंसान खुद इस डायन से मिलने जाता है या इसे ढूंढने निकलता है, अगर इसके पीछे किसी बड़े हस्ती का हाथ हो तो ये डायन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मैं दिवसाई के लिए निकला, अपनी मंजिल पर पहुंच गया और जहां मुझे बताया गया था वो जगह काला पानी अबूर करके पहाड़ों पर थी। मैं उस जगह की बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग तफरी के लिए वहां जाएंगे और फिर डरेंगे। वहां आज भी बेशुमार मखलूक़ात मौजूद हैं, माजरत के साथ, लेकिन अगर कोई ख्वाहिश रखता है और वाकई बहादुर है तब भी मैं जगह नहीं बताऊंगा, क्योंकि जानबूझकर किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। खैर, मैं काला पानी पहुंचा और मखसूस रास्ते पर निकल गया। मुझे जैसे बताया गया था कि ये सिर्फ रात के वक्त ही नजर आती है और किस खास दिन या का खास तारीख पर ही मिलेगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए दो चीजों का खतरा जहन में रखना जरूरी था। जंगली जानवर, उस डायन की तबाह किए हुए कुछ साधु किस्म के लोग और शैतानी जिन्नात। किस्सा मुख्तसर, मैं रात के वक्त कैंप से निकला और जो सिमत बताई गई थी उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में जंगली जानवरों की आवाज इस कदर खौफतारी कर रही थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, बस चलता रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैं आराम करने के लिए बैठ गया। मुझे बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि मेरे पुश्त के जानिब किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा महसूस होने लगा कदमों की आवाज इंसानी ही थी, लेकिन वो मेरे करीब आती जा रही थी। मैंने मजबूरन पीछे मुड़कर देखा तो एक दराज कद इंसान खड़ा था। उसने सुरमई रंग की धोती पहन रखी थी और चेहरे पर सफेद रंग का कुछ लगाया हुआ था, जबकि माथे पर स्याह रंग का टीका था। वो खुद ही मुझसे मुखातिब हुआ और बोला, जिस चीज की तमन्ना तुम्हें यहाँ ले आई वो तमन्ना पूरी तो हो जाएगी, मगर बचना मुश्किल है। बेहतर यह है कि वापसी का रास्ता अख्तियार करो, वरना मारे जाओगे। मैंने उससे कहा कि देखो, मैं बहुत दूर से आया हूं, लेकिन आज मैं इसको देखकर और इससे मिलकर ही जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने
जो उस वक्त मुझे एक आम इंसान ही लग रहा था। जोरदार कहका लगाया और बोला, अच्छा चलो देखते हैं। फिर उसने कहा, वहां जाने से पहले मुझे बर्दाश्त कर लो। ये कहते ही उसने अपने मुंह से आग निकालने शुरू कर दी और देखते ही देखते वो एक भयानक शक्ल में तब्दील हो गया, जो कि इंसानी शक्ल बिल्कुल नहीं थी। इसका जिस्मानी वजूद भी बड़ा हो गया। असल में वो एक जिन था। मुझे मेरे शाह साहब ने कुछ अस्कार विर्द बताया जो मैं फौरन पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं जिक्र पढ़ता गया उस पर तकलीफ तारी होने लगी। उसने जोर से जमीन पर हाथ मारा और गायब हो गया। खैर, जैसे तैसे करके मैं डायन के इलाके में पहुंच गया। असल में मैंने बहुत सी बातें यहाँ बयान नहीं की क्योंकि वो ऐसी हैं कि कोई यकीन नहीं करेगा। हकीकत में यकीन सिर्फ उसी को आता है जिसके साथ कुछ हुआ हो या हो रहा। डायन के इलाके में दाखिल होने से पहले शाह साहब ने मुझे हिदायत दी कि 2 रकात नफल नमाज लाजमी अदा करना। मैंने नमाज अदा की और फिर उस इलाके में दाखिल हो गया। अब वहाँ का मंजर अजीब था। एक रास्ता था जिसके दोनों तरफ कुछ फासले पर अगोरियों जैसे लोग बैठे हुए थे और कुछ न कुछ पढ़ रहे थे। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे मैं उस रास्ते पर चलता रहा और हर 10 फीट के फासले पर दोनों तरफ एक एक अगोरी बैठा हुआ था, लेकिन उन्होंने ना तो मुझसे कुछ कहा और ना ही मेरी तरफ देखा। उस खामोशी से आंखें बंद किए कुछ ना कुछ जेरे लब पड़ रहे थे। जब ये रास्ता खत्म हुआ तो आगे एक वीरान रास्ता था, ऐसा वीरान कि जिसे देखकर यही जहन में आता था यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि वहां अजीब मंजर था। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर चमगादड़ें उड़ उड़ कर बैठ रही थी। बस रास्ते पर चल पड़ा। यकीन करें, जैसे जैसे मैं किसी दरख्त के पास से गुजरता हर दरख्त से हंसने की आवाज आती और यही अल्फाज सुनाई देते, आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। वो बार बार ये आवाजें आ रही थी। ये चमगादड़ें दरअसल चुड़ैलें थीं जिन्हें इस डायन ने ताबे कर रखा था। ये सब वही था जिसके बारे में मुझे मेरे शाह साहब ने पहले ही बता दिया था। फिर जैसे तैसे करके मैं आखिरकार डायन के खास इलाके में पहुंच गया। वहां दरमियान में तकरीबन 10 से 20 फीट ऊंची पहाड़ी जैसी जगह थी, जिसके ऊपर एक कुर्सी रखी थी और इस पर वो डायन बैठी। जैसे कि कहानियों में सुना था कि बिल्कुल वैसे ही इंतहाई खूबसूरत, लेकिन उसके छोटे बाल गैर मामूली तौर पर लंबी, शायद 20 फीट से भी ज्यादा, जो हवा में लहरा रही थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ी इब्शार भी बह रही। डायन ने मुझसे कहा, तेरी ख्वाहिश थी कि तू मुझसे मिले, तू पहुंच गया। तेरी राह में मैंने बेहद कांटे बिछाए, लेकिन तू सब पार कर आया। तुझे बहुत डराया, लेकिन तू डरा नहीं, और अब तू मेरे इलाके में भी आ गया। मैं जानती हूँ कि तेरे पीछे किसी बड़ी हस्ती का हाथ है, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कर सकती, ना ही रोक सकती हूँ। लेकिन एक बात याद रख, अब मैं तेरी दुश्मन हूँ, क्योंकि किसी इंसान में ये हिम्मत नहीं कि मेरे इलाके में इस तरह आए जैसे तू आया, और मेरे सामने इस तरह खड़ा हो जैसे तू खड़ा है। मैं चाह कर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाऊंगी। देखते हैं तू क्या कर सकता है और कितना बच सकता है। मैंने उससे इतना ही कहा, तू कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा रब बेहद बड़ा है, करीम है, और इसलिए तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरा कुछ बिगाड़ सके। यकीन करे, जैसे ही मैंने ये कहा, उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और अपने सर के इशारे से मुझे धक्का दे दिया। मैं पीछे जमीन पर गिर गया, लेकिन जैसे ही मैं गिरा और जो वक्त उठने में लगा वो सिर्फ 5 से 10 सेकंड का था, लेकिन जब मैं उठा और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, उसने एक हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया। मेरी सांसें रोकने लगी, लेकिन वो जानती थी कि वो मुझे मार नहीं सकती। यकीन करे अदनान, ऐन उसी लम्हे मेरे कानों में मेरे शाह साहब की आवाज आई, बेटा हिम्मत नहीं हारनी, ये कुछ नहीं कर सकती, जैसे मैंने बताया था वैसा ही कर। मैंने फौरन अपनी छुरी निकाली और इसके लंबे बालों में से थोड़े से बाल काट दिए। जैसे ही मैंने ये किया, उसने चीखना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, ये मत कर, ये ना कर, मैं तुझे सिर्फ डरा रही थी कि तू वापस चला जाए, मेरे बाल वापस कर दे, मुझे मेरे बाल वापस दे।
लेकिन अब वो बिल्कुल मेरे काबू में आ चुकी थी। मैंने उससे कहा, अब बस मेरी बात सुन, तू भी इंसान की शक्ल में है, लेकिन मैं तुझे तेरे बाल वापस नहीं कर सकता। तू जो करना चाहती है कर ले। वो गुस्से में उसी जगह वापस चली गई जहां वो बैठी थी। वहां पहुंचकर उसने अपने बाजू फैलाए और एक भयानक खौफनाक चीख मारी। मैं एक इंसान हूँ, इसलिए फितरी तौर पर घबरा गया, लेकिन मैं मुसलसल उसी की तरफ देखता रहा। उसने चीखते हुए गुस्से से मेरी तरफ देखा और मेरे देखते ही देखते, यकीन करें, उसने अपने तमाम ताबे मखलूकात को अपने इर्द गिर्द बुला लिया। ये सब चुड़ैलें और अजीब किस्म के जिन्नात थे जो इसके काबू में थे। इन्हें देखकर मैं परेशान जरूर हुआ, लेकिन फौरन शाह साहब के बताए हुए विर्द को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने विर्द पढ़ना शुरू किया, वो तमाम मखलूकात जो इसके ताबे थी फौरन गायब हो गई। अब वक्त आ चुका था कि उस टाइन को ख़त्म किया जाए। वो समझ चुकी थी कि मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मैंने फौरन अपना हिसार कर लिया और जल्दी से इसके बाल जला दिए। यकीन करे, जैसे जैसे उसके बाल जलते गए वो खौफनाक शक्लें बदलने लगी और चीखने लगे। यहाँ तक कि उसने मेरी घर वालों के रूप में आने की भी कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि ये सब सिर्फ एक धोखा है। अगर मैं हकीकत में हिसार से बाहर आ जाता तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। खैर, ये शैतानी ताकत बिलाखिर खत्म हो गई। जब मैं उस इलाके से बाहर निकला तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुबह का वक्त होने वाला था और जिस रास्ते में मैं आया था वहां अब कुछ भी गैर मामूली नहीं था। हर तरफ सरसब्ज हरियाली थी और माहौल में एक नाकाबिले बयान सुकून था। मैं बाहिफाजत लाहौर पहुंचा, शाह साहब से मिला, सब कुछ बताया। इन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया, इंसानी जानों को बचाया, लेकिन ये बात याद रखना, जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है। इस जगह पर अब भी जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन वो शैतानी ताकत बहुत मगरूर थी। उसने बेशुमार जिन्नात को ताबे कर रखा था और उनसे गलत काम करवाती थी। उदनान भी ये थी स्टोरी। उम्मीद है कि आप अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरे जानने वाले भी आपकी कहानियां देखते हैं और मैं खुद भी बहुत अरसे से आपकी कहानियां सुनता हूँ, तभी नींद आती है। मेरा ताल्लुक सिंध के शहर लाड़काना से है और वहीं करीब हमारा गांव भी है। हम अक्सर बचपन में छुट्टियों में गांव जाया करते थे। ये वाक़या थोड़ा पुराना है, जब मेरी उम्र 15 साल थी। अब मैं 24 साल का हूँ। अब मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या मेरी मामी के घर का है। मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी मामू के घर गया था। आपको एक बात बताता चलूं कि हमारा वो घर काफ़ी पुराना, हमारे मामू के घर को एक दीनदार और आमलों वाला घर समझा जाता। हमें अपने बड़ों से पता चला कि वहाँ बहुत से जिन्नात रहते हैं। हमारे नाना के दादा कुरान पाक की तालीम देते थे और उनकी शर्त थी कि वो अपने खानदान वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपने नाना के घर छुट्टियों पर गया था। वो एक बड़ा घर है। वहाँ एक दिन रहने के बाद मेरे साथ अजीब वाक़यात हरकत शुरू हो गए। एक दिन दोपहर के वक्त मैं खाला के घर आया। गर्मियों में गांव में सब दोपहर के वक्त सोते हैं। हम बच्चे थे तो मैं गर्मी की परवाह किए बगैर बाहर से खाला के घर आया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा कि सब एक ही कमरे में सो रहे हैं। ओके, उस कमरे में एसी था। तन्हा कमरे में बैठा मैं। अंदर बहुत रश होने की वजह से इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया और पंखा चल रहा था तो मैं आराम से बैठ गया और सोचा कि थोड़ी देर बाद दोस्तों के पास चला जाऊंगा। जिस कमरे में मैं बैठा था उसके अंदर एक और छोटा कमरा था जो स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता। अचानक मैंने देखा कि मेरी बड़ी कजन मेरे सामने आ रही। मैंने उससे कहा, आप ही मुझे पानी दो, प्यास लगी है। जब मैंने अपनी कजन से पानी मांगा तो उसने ना कुछ कहा और ना ही मेरी तरफ देखा। खामोशी से स्टोर रूम में चली गई। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे ख्याल आया कि वो इतनी देर से अंदर क्या कर रही है, क्योंकि उस कमरे में बहुत अंधेरा था। वहां कोई रोशनी नहीं थी, ना ही पंखा था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। मैंने सोचा शायद से इतनी देर कोई रुक ही नहीं सकता। चुनाचा में उठा और अंदर जाकर देखा
मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वहां कोई भी नहीं था। मैं डर के मारे भाग निकला। ये देखकर मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ। मैं फौरन भागकर उस कमरे में चला गया जहां सब सो रहे थे। ये वो लम्हा था जब मेरे साथ पुरस्कार वाकयात का आगाज हुआ। शाम के वक्त मैंने अपनी अम्मी को ये बात बताई, लेकिन इन्होंने इसे वहम करार देकर नजरअंदाज कर दिया। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं डर जाऊं, इसलिए इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसी कोई चीज नहीं है। उसी रात मैं अपने भाई के साथ चारपाई पर सो रहा था। बाकी फैमिली के कुछ लोग भी बाहर ही सो रहे थे। गांव में बिजली का बहुत मसला होता, इसलिए अक्सर लोग खुली जगह पर सोया करते थे। आधी रात को मेरी आंख खुल गई। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन शदीद खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि लोगों से सुनते आए थे कि इस घर में जिन्नात रहते हैं। मैंने पहले अपने भाई को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि मेरे हिलाने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर में मैंने इसका मोबाइल उठाया और इसकी टॉर्च चलाई। मैं अभी बच्चा था, अंदर से शदीद खौफजदा था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मेरी जान निकल गई। मैंने देखा मेरे सामने अचानक कोई खड़ा था। जब मैंने नजर उठाई तो वो मेरे मामू थे, लेकिन वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। उनकी आंखों में शदीद गुस्सा था और वो सुर्ख हो रही थी, क्योंकि वो उम्र में बड़े थे और वैसे भी काफी गुस्से वाले मशहूर थे, इसलिए घर में कोई इनसे ज्यादा फ्री नहीं था। मैं भी फौरन वहां से चला आया, लेकिन मेरी दिमाग में उनकी आंखों की सुर्खी बस चुकी थी। गांव में बहुत बड़े सहन होते हैं। सहन में हमारी चारपाई भी लगी हुई थी। वॉशरूम तकरीबन 50 मीटर के फासले पर था। जब मैं अपनी चारपाई पर आकर लेटा तो मैं वॉशरूम की तरफ देखता रहा कि शायद मामू वहां गए हों, लेकिन काफी देर गुजर गई। तकरीबन 2-3 घंटे वहां से कोई बाहर नहीं आया। आखिरकार मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैंने अपने मामू से पूछा, मामू रात को आप इतना वक्त वॉशरूम में क्या कर रहे थे, तो उन्होंने हैरान होकर कहा, बेटा मैं तो रात घर में था ही नहीं, मेहमान आए थे, मैं उनके साथ बैठक में सो गया था। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने घर वालों को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी बात को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। शायद मैं बच्चा था, इसलिए वो मुझे ज्यादा महसूस नहीं होने दे रहे थे, लेकिन इन्होंने मुझे दोपहर में अकेले घूमने फिरने से मना कर दिया। ये वाकया खत्म हुआ। अगली रात मैं वहीं सो रहा था, लेकिन इस बार मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। मेरे आसपास मेरी कजन और अम्मी दूसरी चारपाई पर सो रही थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे हवास उड़ा दिए। जब मेरी आंख लगी तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई आकर मेरी चारपाई पर लेट गया। मैंने समझा कि मेरा भाई वापस आ गया, लेकिन फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि चारपाई पर बहुत ज्यादा वजन आ गया। चारपाई एक तरफ झुकने लगी, जैसे कोई भारी चीज इस पर बैठ गई हो। मैंने अपनी आंखें खोली और जैसे ही मैंने देखा, एक काला साया मेरे सर पर खड़ा हो गया। अब मेरा सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। ना मैं अपना सर सीधा कर पा रहा था, ना हिलने के काबिल था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं देख रहा था कि मेरी चारपाई के सामने मेरी कजन सुकून से सो रही थी, लेकिन मेरा पूरा जिस्म जैसे मफलूज हो चुका। तो शायद मेरे जहन में यही आया कि अल्लाह ताला से मदद मांगो। मैंने जितनी भी आयात याद थी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कुरानी आयात पढ़नी शुरू की, मुझे महसूस हुआ कि वो चीज आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर से हट रही है। जैसे मैंने खुद को आजाद महसूस किया, मैं फौरन उठा और भागकर अपनी अम्मी के पास चला गया। अब घर वाले जाग गए और मुझसे पूछने लगे क्या हुआ, लेकिन मैं डर के मारे खामोश था। मेरे मामू, जो कि एक आलिम भी थे, इन्होंने मुझे पानी दिया और कहा, शायद तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है बेटा। लेकिन मैं जानता था कि यह हकीकत थी। मैंने इन्हें सब कुछ बताया कि कुछ भी जहां भी जा रहा हूं, मैंने इन्हें सब कुछ बताया कि कैसे मैं जहां भी जा रहा हूं कोई मुझे देख रहा है। मेरे मामू ने मुझ पर कुरानी आयात पढ़कर दम किया। अगली सुबह हम अपने घर वापस आ गए।
اس کے بعد میں نے کبھی نانا کے گھر رات گزارنے کی ہمت نہیں کی۔ الحمدللہ اس کے بعد میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ کہانی اتنی خوفناک نہیں لیکن یہ سچ پر مبنی ہے، میرے ساتھ پیش آئی ہے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو سٹوریز کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ کے پاس سٹوریز ہیں اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے اور ایک ای میل ایڈریس ہے، آپ مجھے لکھ کر یہ وائس میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو سٹوری سے ریلیٹڈ مجھے ایویڈنس یعنی کہ ویڈیو یا پکچر بھی شیئر کر سکتے ہیں، میں وہ سٹوری کے ساتھ ہی وہ بھی شیئر کر دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو اجازت، ملتے کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ